हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल टू ऑल? मेरी आवाज आपको आ रही है? प्लीज कंफर्म कर दें।
Good morning to all of you. Am I audible? प्लीज कंफर्म कर दें मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट द सेशन। शुरुआत करते हैं आज की। और गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिनंदन। आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, ठीक है, प्लीज़ कंसीडर माय रिक्वेस्ट। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था हालांकि, ठीक है। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं अकबर की साउथ पॉलिसीज की। अकबर की साउथ पॉलिसी क्या कहती है, दक्षिण की नीति क्या कहती है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अकबर जो है वो आर्टिकल नंबर 1 के तहत अकबर इज ट्राई टू कैप्चर द होल इंडिया। दैट मीन्स, ठीक है, वो क्या करना चाहता है, सारे के सारे स्टेट्स को एक माला में पिरोना चाहता है। ये उसका ऑब्जेक्ट है। आर्टिकल नंबर 1 वो बनाना चाहता है। ये हमने ऑलरेडी समझने की कोशिश की है, ठीक है। जैसा हर रूलर का आपका एक सपना होता है कि हम जो है पूरा स्टेट जो है यूनाइटेड करें, या हम कह सकते हैं साम्राज्य का विस्तार करें। सिमिलरली अकबर वो ऑल्सो लुकिंग फॉर द कैप्चरिंग द सदर्न पार्ट, और इसी के तहत वो अहमदनगर पहुंच जाता है। मैंने आपको कल बताया था कि कैसे ये सारे के सारे स्टेट्स हैं, उनको बोलते हैं कि हम जो है हम आपको आप हमारे अधीन हो जाइए, और इसमें खानदेश जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मीन्स खानदेश के अलावा जितने भी स्टेट होते हैं वो अकबर की इस पॉलिसीज का विरोध करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कैपेबल है, वो सक्षम है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। उनके पास पोर्ट हैं और उन्हें कोई ऐसी जरूरत नहीं होगी जिसकी वजह से वो इसके अंतर्गत आ जाए, ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिनंदन है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और शुक्रिया धैर्य रखने के लिए। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म कर दें। अब अहमदनगर के लिए सबसे पहले वो कैंपेन करते हैं। अहमदनगर कहाँ है ये भी हमने सीख लिया था। देखिए, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि हमने जब बहमनी विजयनगर कैंपेन्स हमने देखी थी, तो हमने सबसे पहले अहमदनगर को देखा, और यहाँ पर अपने बेटे मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैरम खान के बेटे होते हैं, उन्हें कैंपेन करने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। और अहमदनगर की इस समय शासिका हैं चांद बीबी, और चांद बीबी फिर क्या करती हैं, एक संधि कर लेती हैं। देखिए, बहुत सारा अप एंड डाउन से होता है। मैं सीधे सीधे समराइज या मेन पॉइंट पे पहुंचता हूं, और मेन पॉइंट ये है कि दे आर परफॉर्मिंग द ट्रीटीज, ठीक है। देयर इज ए ट्रीटी इन बिटवीन द मुगल्स एंड द अहमदनगर, और इस तहत ये क्या होता है, चांद बीबी कहती हैं कि कुछ हम बेरार के क्षेत्र जो हैं वो आपको दे देते हैं। बेरार आल्सो द पार्ट ऑफ द अहमदनगर, और ये जो है हमने ऑलरेडी पीछे सीखा हुआ। तो बेरार को जीत लिया जाता है, या कह सकते हैं मुगलों को दे दिया जाएगा उसका पार्ट, लेकिन कंप्लीटली रूप से अहमदनगर की विक्ट्री 1633 में आपको देखने को मिलेगी, जब हम आगे देखने वाले हैं रूलर्स। द नेम इज कॉल्ड जहांगीर, ठीक है। सॉरी, जहांगीर नहीं, शाहजहां आएंगे आपके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम वहां से कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। और इस दौरान जो है मुगलों का जो संपर्क है वो आपके मराठा के साथ देखने को मिलता है। तो वी कैन सी दैट कि दे आर गोइंग टू कनेक्ट विद द, क्योंकि अभी तक मुगल्स जो है वो साउथ में नहीं है, और साउथ में एक बड़ी पावर के रूप में डेवलप होंगे। और बड़ी पावर कौन सी आएगी? वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम यार रोज का। हेलो, अभी क्या बेटर है? हेलो,
नाउ इट इज फाइन फॉर यू। तो अभी हम देखते हैं कि जो आपका मराठाओं से मुगलों का पहली बार संपर्क होगा, और इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर जो सिचुएशंस बन रही हैं, क्योंकि मराठा एक बड़ी पावर के रूप में डेवलप होंगे, और मराठा जो है वो पावर का जो कंसेप्ट है वो हम अलग से देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका बस केवल यही चर्चा कर सकते हैं यस कि दे आर गोइंग टू कनेक्ट विद द मराठा, बट मराठा से इनका किस तरीके से सामना होगा, किस तरीके से संपर्क होगा, इसकी चर्चा हम थोड़ा बाद में करने वाले हैं। ठीक है, ओके ऑलराइट। ठीक है, दक्षिण की नीति के तहत अकबर जो है 1601 में असीरगढ़, और असीरगढ़ जो है बुरहानपुर, और ये जो क्षेत्र है दिस इज द पार्ट ऑफ, दिस इज द गेटवे ऑफ द, दिस इज द गेटवे ऑफ द डेक्कन। ठीक है, डेक्कन में आपको जाना है तो यू नीड टू बी कैप्चर असीरगढ़, आपको असीरगढ़ को जीतना ही होगा, और असीरगढ़ को जीतना है तो 1601 में अकबर इसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका पोर्ट होता है, सॉरी फोर्ट होता है, और ये फोर्ट जो है उसको जीतना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये टेरिटरी बहुत खतरनाक है। ठीक है, दैट मीन्स अप एंड डाउन से भरपूर है, सतपुड़ा आप ऐसा कह सकते हैं। और मीर बहादुर जो है वो यहाँ के रूलर हैं, और फाइनली असीरगढ़ को जीत लिया जाता है, एंड दिस वाज द लास्ट विक्ट्री ऑफ द अकबर, क्योंकि अकबर 1605 में एक्सपायर कर जाएंगे। ठीक है, असीरगढ़ को सोने की कुंजियों से खोला जाता है, ऐसा कहा जाता है, दैट मीन्स द गोल्डन कीज। इसका मतलब ये है कि इसे क्या होता है, बाय हुक और क्रुक ऐसे कह सकते हैं ना, दैट मीन्स किले में प्रवेश करने के लिए अकबर जो है वहां के लोगों को ब्राइब भी देता है, वहां के लोगों को जो है वो अपने पक्ष में लाने की कोशिश भी करता है। तो इस तरीके से इनका एक ये कहा जाता है असीरगढ़ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दैट मीन्स ठीक है, सोने की कुंजियों के द्वारा खोला जाने वाला ये आपका फोर्ट हो जाएगा। करेक्ट है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे हम देखते हैं अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का विकास। देखिए, अकबर के बारे में कहा जाता है ही इज वेरी रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, और रिलीजियस टॉलरेंस है तो हम देखते हैं इनका जो पॉलिसी है वो भी इस पर आधारित होगी, बिकॉज ठीक है ही वॉज परफॉर्मिंग द, ही वॉज फॉलोइंग द इस्लाम रिलीजन, मतलब इस्लाम रिलीजन को वो मानते हैं। ठीक है, लेकिन उनका कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि वो केवल इस्लाम को मानते हैं, ही इज दैट मीन सपोर्टर ऑफ द ऑल रिलीजन। ठीक है, वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान देते हैं, जैसे हमने राजपूत पॉलिसीज में देखा है। राजपूत पॉलिसीज में वो राजपूतों को ये कहते हैं कि आपको अपना रिलीजन चेंज करने के लिए जरूरत नहीं है। ये हमने पहले भी देखा है, ये हमने समझा है कि जब वो मैरिज रिलेशंस बनाते हैं तो वो मैरिज रिलेशंस में ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि उनकी पॉलिसीज पर भी इस चीज का फर्क देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर वो इस तरीके से हम इस चीज को 3 पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड द, जो है आपका मुस्लिम बनने, ये 1556 से 75 का टाइम होता है। तो ये डिवीजन मैंने किया है फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। ठीक है, तो पहले वाले सेक्शन में वो क्या करता है, फर्स्ट वाले सेक्शंस में वो एबॉलिश करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैक्स। जैसे आपको स्लेवरी सिस्टम से फ्री कर दिया जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये छोटे छोटे काम उसके द्वारा किए जाते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं कि 75 से 82 के बीच में वो कुछ ऐसे काम करता है जिससे वो दैट मीन्स हम कह सकते हैं सभी रिलीजन कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर क्या करता है, वो इबादत खाना खोलता है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना खोलने का उद्देश्य ये होता है कि रिलीजन्स के बारे में जानना, और जब उसने जाना, सभी धर्मों को माना, और हम यहां देखते हैं कि सभी धर्मों का एक ही कंसेप्ट है, और इस एक ही कंसेप्ट के बेस पर वो अपनी कंसेप्ट को लेकर आता है। तो दिस इज द थर्ड स्टेज, और ये होगा थर्ड स्टेज, और वो दीन इलाही, और दीन इलाही दैट मीन्स जो विक्रम कैलेंडर, दीन इलाही कैलेंडर होता है, उसकी स्थापना करते हैं। अब इसी के तहत वो देखने की कोशिश करता है क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं कि दीन इबादत खाना, एक मिनट, तो थोड़ा सा इसको आप समझ लेते हैं डिटेल फॉर्म में। दीन इलाही या इबादत खाना, सॉरी, दीन इलाही जानने से पहले हमें इबादत खाना को जान लेना होगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है इबादत खाना, क्या है इबादत खाना, इज ए काइंड ऑफ द प्रेयर हॉल। आपको क्या करनी है, प्रेयर करनी है। ठीक है, और प्रेयर करने के लिए एक जगह होगी जिसे कहा जाएगा इबादत खाना। ऑलराइट, करेक्ट है। अब यहां पर मेन उद्देश्य क्या है, ही वांट टू नो द
he want to know the concept, he want to know the original form of the religions, truth of the religions, Akbar ordered to construct इबादत खाना। सभी धर्मों के मूल, सभी धर्मों का ओरिजिन, सभी धर्मों का बेसिक्स जानने के लिए, क्या होता है, बेसिक्स होता है कि नहीं होता हर धर्म का, या बेसिक हर सब्जेक्ट का एक बेसिक्स होता है। तो सिमिलरली ही वांट टू नो द बेसिक्स ऑफ द ऑल रिलीजन, दैट्स व्हाई ही गोइंग टू स्टेबलाइज दिस इबादत खाना। शुरुआत में ये क्या है, एक प्रार्थना घर के तौर पर यूज किया जाता है, और केवल ये मुस्लिम्स के लिए था पहले। बट लेकिन इसमें क्या हुआ, जब उसे सभी धर्मों के बारे में जानना है तो सभी धर्मों के रिप्रेजेंटेटिव या स्कॉलर्स जो हैं वो आपको यहां देखने को मिलते हैं। तो स्कॉलर्स कौन कौन आते हैं, जैसे हम देखेंगे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ठीक है, पारसी है, जैनिज्म है, बौद्धिज्म है। बोला आपके धर्म में क्या है, बोला आत्मा है। आपके धर्म में क्या है, बोला आत्मा नहीं होती। और इस सब बेस के आधार पर, इन सब फैक्ट्स के आधार पर, इन सब जो तथ्यों के आधार पर वो रियलाइज करता है कि सभी धर्मों का और इससे का कॉन्सेप्ट एक ही है। जैसे हम देखेंगे कि सभी धर्म जो हैं वो ट्रुथ पर आधारित हैं। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आपको सुबह दोपहर शाम 3 से 5 बार झूठ बोलना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू टेल द लाइट, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं सत्य नहीं बोलना है, ऐसा सत्य नहीं बोलना है, ऐसा किसी धर्म में नहीं कहा गया। लेकिन फिर भी ऐसा ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब खास बात यह है कि जो कंसेप्ट है वो ये डेवलप करते हैं और इसी के बेस पर ये डिक्लेयर करते हैं एक मजहर। अब ये मजहर क्या है, ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, मजहर को हम समझने की कोशिश करते हैं जैसे हमारे यहाँ कोई भी रिलीजियस मैटर होते हैं, रिलीजियस मैटर होते हैं तो हम क्या करते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है। और एक सबसे फेमस रिलीजियस मैटर है, दिस मैटर नेम इज कॉल्ड द अयोध्या केस, ठीक है, ये सबको पता है। और अयोध्या केस में जजमेंट किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। जो कुछ भी आया हो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम देखें कि रिलीजियस मैटर में सबसे सर्वोपरि कौन है, हमारा न्यायपालिका, हमारा जस्टिस, ठीक है, या हमारी जुडिशरी सिस्टम, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सिमिलरली अकबर वॉज थिंकिंग अबाउट दैट। अकबर क्या करता है, अकबर ये करता है कि जितने भी रिलीजियस मैटर हैं उन सब का सर्वोपरि, दैट मीन्स उनको सब हैंडल कौन करेगा, बादशाह करेगा, किंग करेगा। और ये इसके लिए एक क्या करते हैं, एक घोषणा कर देते हैं, एक अनाउंसमेंट कर देते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है। और ये स्टेटमेंट के द्वारा किंग विल बी सुपीरियर टू कंट्रोल द सिचुएशंस रिलेटेड टू द रिलीजियस मैटर। रिलीजियस मैटर पर जो है किंग सर्वोपरि होगा, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट मजहर के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है और किंग जो है वो सर्वोपरि हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर एक चीज और देखना है कि हु इज गोइंग टू दैट प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, द शेख मुबारक। शेख मुबारक जो हैं वो एक कह सकते हैं कि एक फकीर टाइप से होते हैं, एक संत टाइप से होते हैं। और ये भी क्या कर रहे हैं, ये इस चीज को मामले में लेकर जो है अकबर की मदद करते हैं और वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और इस डॉक्यूमेंट को मजहर कहा जाता है, ठीक है। तो मार्गदर्शन में मजहर के नाम से जाना जाने वाला दस्ताव प्रमुख उलेमाओं द्वारा हस्ताक्षर किया गया, मतलब उस पर साइन किए गए और साइन किए जाने के बाद जो है अकबर को सर्वोपरि मान लिया गया। तो देखिए, मजहर के मुद्दे ने मुस्लिम कानून की व्याख्या और कार्यान्वयन के लिए अकबर को अधिकृत किया। मतलब द मुस्लिम्स लॉ व्हेनेवर ऑक्योर्ड द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस सेक्ट ऑफ द मुल्लाज ऑन द रिलीजन एंड सिविल मैटर्स। मतलब यदि विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कौन होगा, उलेमा नहीं होंगे, उसके लिए जो है कट्टरपंथी लोग नहीं होंगे। उस मैटर को सॉल्व करने के लिए किंग ही सर्वोपरि होगा एंड दिस इज द मजहर, ये मजहर होगा। ये समझ में आया नहीं आया, क्लियर है भाई सभी लोगों को? क्या अभी वॉइस ठीक आ रहा है? मैं इस पर थोड़ा और काम करता हूं क्योंकि शायद वॉइस का यदि दिक्कत है तो मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा। तो ऑल राइट, क्लियर है। तो यहां पर हम देखें, सर बैकग्राउंड में हवा चलने जैसा आवाज आ रहा है। एक्चुअली हवा इसलिए चल रहा होगा, फैन ऑन है। सिस्टम में ऐसा क्या दिक्कत है, क्योंकि कल ही मैंने इससे ओके आज थोड़ा सा एडजस्ट करिए, मैं जरा इसको टेस्ट करता हूँ, ठीक है, आफ्टर द क्लास, ठीक है, इफ देयर इज प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए,
ओके ठीक है। अब देखिए आगे आता है दीन इलाही। हाँ, फैन का ही आवाज आ रहा है, मैं फैन का स्पीड और कम कर देता हूं। अब देखिए क्या होता है कि दीन इलाही, देखो अब ये है दीन इलाही। अब अकबर का उद्देश्य क्या है, वो अपने एम्पायर में चाहता है पीस, ठीक है, अपने एम्पायर में वो पीस चाहता है। और पीस दैट मीन्स ब्रदरहुड, ऐसा कह सकते हैं, भाईचारा। और ये सब चीजें कब पॉसिबल होंगी, जब हिंदू एंड मुस्लिम्स, ठीक है, दे विल कम टुगेदर, ठीक है, वो दोनों साथ में आएंगे, ठीक है, वो दोनों साथ में आएंगे। और जब दोनों साथ में आएंगे तभी जाके उनके बीच में क्या है, एक दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन बन पाएगा, ब्रदरहुड बन पाएगा। और इसीलिए वो क्या चाहता है, वो एक एक बेसिक आइडियोलॉजी चाहता है या एक बेसिक विचारधारा चाहता है। और ये विचारधारा कुछ वैसी ही है जैसे अशोक ने धम्म लेकर आया था। यदि आपको याद हो, अशोक क्या लेके आया, अशोक एक धम्म लेके आया। और धम्म का उद्देश्य क्या था, पीस था, ठीक है। पीस का मतलब कह सकते हैं शांति, और शांति मतलब कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स, सभी धर्मों के बीच में एक व्यवस्था लेकर चलना ताकि शांति बनी रहे। और इसी विचारधारा, इसी आइडियोलॉजी, इसी कंसेप्ट को अकबर अपने यहाँ इंप्लीमेंट करता है। और अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट करता है तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अकबर का कंसेप्ट जो है वो लोगों के बीच में सुलह, ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा, कोऑर्डिनेशन, समन्वय पर आधारित होगा। इसीलिए वो दीन इलाही नाम का एक धर्म लेकर आता है। अब देखो ये अकबर, अशोक का जो है वो एक पॉलिसी था, अकबर का ये जो कंसेप्ट था वो एक पॉलिसी था, जबकि ये जो है वो एक रिलीजन है, ठीक है। लेकिन इसे सपोर्ट नहीं मिलता है, लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, और इसी वजह से ये रिलीजन ज्यादा डेवलप नहीं होगा। और बुद्ध धर्म और जैन धर्म क्या थे, वो आइडियोलॉजी थी, वो धर्म के रूप में नहीं आए थे, बट आगे चलकर ये रिलीजन के रूप में डेवलप हो जाते। तो वही चीज है, दैट मीन्स, ठीक है, अकबर इतना बड़ा रिलीजन लेकर आने की कोशिश करता है, लेकिन ये पसंद नहीं किया जाता, पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही, सीधी सी बात है। जबकि यहां पर एक विचारधारा छोटी सी थी, अहिंसा सत्य की वाली, और वो धर्म के रूप में डेवलप हो जाती। तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। इस तरीके से दीन इलाही आपको देखने को मिलेगा। और इसका उद्देश्य जो है जो है सबको क्या करना है, ठीक है, इसके अंतर्गत लेकर आने की कोशिश करता है। लेकिन जो है लोग इसे पसंद नहीं करते। अब जैसे देखिए मान सिंह को बोला गया कि आप जो है वो दीन इलाही को एक्सेप्ट करिए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भले ही आप मेरा सर कलम कर दें। बोला ठीक है, हम तो जबरदस्ती कर ही नहीं रहे आपसे, ठीक है। तो बीरबल वॉज द पर्सन हु वॉज अडॉप्टिंग दीन इलाही, वो दीन इलाही जो है उसको अडॉप्ट करने वाला एकमात्र हिंदू था। तो उस समय कट्टरता थी, ठीक है, थोड़ा वैसे भी ये समझ लीजिए, इस वजह से ये लोग पसंद नहीं करते। अबुल फजल ने इस शब्द के लिए एक तौहीद इलाही शब्द का उपयोग भी किया है। तो यहां पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि दीन इलाही इज ऑल्सो कॉल्ड द तौहीद इलाही, तौहीद इलाही भी कहा जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसका मतलब होता है दिव्य एकेश्वरवाद। दिव्य एकेश्वरवाद का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसको यहां से समझिए, मोनोथिज्म्स। हम जो हैं डिफरेंट डिफरेंट गॉड को मानते हैं, मुस्लिम्स धर्म को मानते हैं, क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, जैन को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं। इतने सारों को ना मानकर किसको मानिए, इलाही को मानिए, तौहीद इलाही को मानिए, दैट मीन्स, ठीक है, एक ईश्वर को मानिए। और इस तरीके से ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर देता हूं, ठीक है। तो तौहीद इलाही या आपका, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, सुलह कुल। अकबर के नवरत्न के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अकबर के 9 जेम्स होते हैं, और ये 9 जेम्स जो हैं वो क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। बीरबल है, ठीक है, ये तो आप पढ़ लेना, इसमें कुछ खास है नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए एक दो चीजें, जैसे टोडरमल है, टोडरमल इनके क्या होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और अभी हम देखेंगे आईने दहशाला इन्हीं के द्वारा शुरू किया जाता है। अब्दुल रहीम खाने खाना से हम ऑलरेडी फैमिलियर हो चुके हैं, ये बैरम खान के बेटे होते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसलेशन भी करते हैं बैरम खान, जो आपकी बुक होती है जिसका नाम होता है तुजुक ए बावरी, तो बैरम खान यहां हो जाएंगे। इसके अलावा मान सिंह से हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं, ठीक है। इसके अलावा फैजी और अबुल फैजल, जो 3 और 4 नंबर के जो आपको देखने को मिलते हैं, फैजी और अबुल फैजल जो हैं ये शेख मुबारक के बेटे होते हैं। और शेख मुबारक कौन है, शेख मुबारक वही व्यक्ति है जिसने मजहर जो है वो
शुरू किया था या उसको उसको फाइनल डॉक्यूमेंटेशंस दिया था। इसके अलावा बीरबल आप जानते ही हैं, बीरबल का नाम है महेश दास, और तानसेन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, दिस कॉल्ड द तन्ना मिश्रा, ठीक है। और ये इस तरीके से हम देखते हैं, ये इनके 9 जेम्स होते हैं, ठीक है। अब आती है एक मनसबदारी सिस्टम, और मनसबदारी सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा हमें सिस्टम को देखना होगा। देखिए कैसे होगा, इसको इस तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। देखो, मनसबदारी सिस्टम को समझना है तो मनसबदारी सिस्टम के कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है कि आपको पुलिस सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। हमारे यहाँ का वर्तमान पुलिस सिस्टम, दैट मीन्स जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, मैं उसकी बात करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग बताइए सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस में कौन होता है? सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? राकेश जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। डीजीपी जो है सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, उसके नीचे होता है एडीजीपी, ठीक है, दैट इज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। यहां पर यदि आप देखें तो ये सिनारियो कुछ ऐसा होता है, इसको मैं पहले मिटा देता हूं, गड़बड़ हो गया। देखिए सबसे नीचे होता है कांस्टेबल, कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल के ऊपर एएसआई होता है, एएसआई के ऊपर एसआई होता है, एएसआई के ऊपर इंस्पेक्टर होता है, और इंस्पेक्टर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा डीएसपी, डीएसपी के ऊपर एसपी होता है, और इसके ऊपर आपको मिलेगा डीआईजी, और डीआईजी के ऊपर आईजी, और इसके ऊपर एडीजीपी, और ये होते हैं डीजीपी। इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिस में सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया? डीजीपी, और ये हाईएस्ट पोस्ट होती है, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं किसी स्टेट के रिस्पेक्ट में। ये नॉर्मल सिस्टम के तहत मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान देना, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, और नॉर्मल स्टेप के कंसेप्ट के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि, और सबसे निचला पोस्ट कौन सा हो जाएगा? कांस्टेबल। ये बहुत बेसिक्स है, ध्यान दीजिएगा, ये आसानी से समझ में नहीं आता। आपका जो मनसबदारी सिस्टम है, मैं इसको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहले इस सिस्टम को समझ लीजिए, और यदि ये समझ में आ गया तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो कांस्टेबल जो है सबसे लोएस्ट पोस्ट होता है इस हायरार्की के अंतर्गत, सबसे निचला, ठीक है। ऐसा ही होता है मनसबदारी सिस्टम में। मनसब का मतलब होता है पोस्ट, पोस्ट या पद कह लीजिए, पद या कह लीजिए, या पोजीशन कह लीजिए। तो यहां पर हम देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है? 1000 मनसब, मान लीजिए। तो 1000 मनसब किसको मिलेगा? दैट मीन द डीजीपी को मिलेगा। 1000 कह लीजिए, 10,000 कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 मान लीजिए, ठीक है। तो 10,000 मनसब इज नथिंग बट दैट इज डीजीपी। और जो सबसे निचला होगा उसे हम क्या कह दें? 100 मनसब कह देते हैं भाई। इतना क्लियर हुआ? इसका मतलब इस हायरार्की के अंतर्गत अलग अलग सेक्शंस देखने को मिलते हैं, और जो जितना पोस्ट का होगा वो होगा आपका उतना पद, ठीक है। दैट मीन्स कह सकते हैं यदि 1000 मनसब है, या कह सकते हैं कि 10,000 मनसब है, तो 10,000 जो है हाईएस्ट हो जाएगा, इसको हम डीजीपी कह देंगे आज की डेट में, लेकिन उस जमाने में उसे हम कहेंगे 10,000 मनसब का पद। अब एक चीज बताइए, इन सारे के सारे अधिकारियों को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, क्या इनकी प्रक्रिया कैसी है? तो देखो इसको मैं आपको बताता हूं किस इस तरीके से, ठीक है। पहले आप देखो, समझने की कोशिश करिएगा। अब होता यह है कि इन सारे के सारे अधिकारियों को रिक्रूट करने का एक तरीका होता है। तरीका कैसे होता है वो मैं अब आपको यहां लिखकर बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। क्या हो गया पेन को? देखो, अब ये होता है कि कुछ अधिकारियों को रिक्रूट अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे हम यदि देखें निचले स्तर से, कांस्टेबल की डायरेक्ट भर्ती होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है।
एसआई का भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, मतलब एक एंट्री जो है वो आपको यहां से मिलती है, एक एंट्री आपको यहां से मिलती है। इसके अलावा डीएसपी की भी डायरेक्ट एंट्री होती है। और ये डायरेक्ट एंट्री कैसी होती है, ये एंट्री के लिए एक एग्जाम होते हैं यहां पर, है ना, ये इनके लिए एक एग्जाम होता है, यहां भी एक एग्जाम होता है, और ये स्टेट पीएससी लेती है। लेकिन यहां से आप देखेंगे ये होता है एग्जाम लेने वाला यूपीएससी, ठीक है, ये भी डायरेक्ट होता है। मतलब पुलिस व्यवस्था में यदि आपको जाना है तो आप 4 जगह से एंट्री ले सकते हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है। वैसे ही हम ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि यदि आप एसपी के ऊपर होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, आईपीएस। मतलब वो पोस्ट जो एसपी से ऊपर हैं या एसपी को शामिल करते हुए, तो इनको कहा जाएगा आईपीएस। और आईपीएस क्या हो गया, एक हाई, दैट मीन्स कह सकते हैं कि मनसबदारी में कैटेगरी हो गई। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आईपीएस इज नथिंग बट दैट मीन्स ये होंगे शाही परिवार से आने वाले या रॉयल फैमिली से आने वाले। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन लोगों ने ये यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है उन्हें मिलेगा आईपीएस या शाही फैमिली या ये वाला चीज, मतलब एसपी से ऊपर का पद मिलेगा। मतलब ऐसा कहें कि वो लोग जो शाही परिवार से हैं वही इस पद पर आ सकते हैं। पहले पहले ये होता था कि जो व्यक्ति शाही फैमिली से या मुगल मुगल फैमिली से आता है उसे लिया जाएगा ये वाला पद, मतलब एसपी से ऊपर। आज की डेट में उसके लिए एग्जाम दिया जाता है, मतलब यूपीएससी लिया जाता है। तो स्पेशल कैटेगरीज की बात की जा रही है, वही लोग आएंगे जो इस रॉयल फैमिली में शामिल होंगे, उन्हें ही कहा जाएगा आईपीएस। और ये हम कहते हैं, मतलब ऐसा कहें कि 5,000 से ज्यादा का मनसब उन्हें ही दिया जाएगा जो यूपीएससी के होंगे कैंडिडेट या रॉयल फैमिली के होंगे। गॉट इट माय पॉइंट्स, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या कभी कभी किसी व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेज दे दिया जाता है? आंसर आएगा यस, सम ऑफ द पीपुल्स आर गेटिंग द, दैट मीन्स अब देखो क्या होता है कि जनरली किसी किसी को क्या है कि डीएसपी बना दिया जाता है। जैसे कोई खेल कोटे से है, स्पोर्ट्स कोटे से है, क्या उसने कभी कोई एग्जाम दिया है? नहीं दिया, लेकिन उसे स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल प्रिविलेज दे दिया जाता है, जिसकी बेस पे उसे क्या है, डीएसपी बना दिया जाता है, ठीक है। और आगे चलकर वो भी तो आईपीएस बन जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहां पर आउट ऑफ द टर्न्स, मतलब 5,000 का मनसब का जो पद है वो रॉयल फैमिली के मेंबर्स के अलावा भी कभी कभी राजपूतों को दिया जाता था। और राजपूत में मानसिंह जो थे उन्हें 5,000 से ऊंचा मनसब प्राप्त था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ही वॉज गेटिंग द ट्रीटमेंट सिमिलर लाइक द रॉयल फैमिली। इसका मतलब ये हुआ कि बीइंग द कोटा, बीइंग द यू आर, दैट मीन द स्पोर्ट्समैन, यू आर अपॉइंटेड एज ए आईपीएस। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो कुछ जगह स्पेशल केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, जैसे हेड कांस्टेबल को प्रमोशन मिलता है, वैसे ही प्रमोशन का कंसेप्ट यहां मनसबदारी सिस्टम में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज है आपकी मनसबदारी सिस्टम्स। और मनसबदार के जो पद होते हैं वो वंश के आधार पर नहीं होते, वंशानुगत नहीं होते, ठीक है। आप देखिए जो एसपी का बेटा क्या एसपी बनता है? नहीं बनता है। यहां पर जो है आपको रिजाइन करना होता है, खत्म करना होता है, वैसे ही यहां भी होगा, वंशानुगत नहीं होता, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब इस पॉइंट्स को थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं और आगे देखते हैं। देख, अब 1 to 1 हम पॉइंट्स को समझेंगे। मनसबदारी सिस्टम एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रैंक या स्थिति। मतलब 10,000 का मतलब हुआ तो ये क्या हो जाएगा, डीजीपी हो जाएगा, ठीक है। मतलब यदि ये 100 का कहा या 1,000 का कहा तो ये डीजीपी से नीचे हो जाएगा। इसी हायरार्की के बेस पर आप समझ लीजिएगा। मनसबदारी में क्या होगा, सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। जैसे हम देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है आपका पुलिस सिस्टम, तो वही चीज है। सिविल के साथ साथ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को देखना ये काम उसका था। तो अकबर का एक ऑब्जेक्ट भी था कि हमें कुछ सुधार करने हैं और उन सुधार को यहाँ पर देखना है। इसके अलावा उनका वेतन भी निर्धारित करना था। अब आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो तनख्वाह है वो किसको मिलती होगी, डीजीपी को मिलती होगी, और सबसे कम किसको मिलती होगी, कांस्टेबल को मिलती होगी। तो ऐसा आप समझ लीजिए। तो इस तरीके से कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा।
दूसरा हम देखेंगे इस मनसबदारी सिस्टम को डेवलप करने का उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है हर नागरिक और प्रशासन का आधार बनाना। दैट मीन्स ठीक है, इसी के द्वारा उनका सैलरी तय करना, उनका पोजीशंस तय करना कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ आएंगे, और वो पूरा सेटअप जो है वो स्टेबलाइज करना। ये कंसेप्ट होता है किसका, मनसबदारी व्यवस्था का। ये है इसका उद्देश्य। अब ये व्यवस्था पहले भी आई थी, जी हाँ ये पहले भी आई थी। तो ये प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशंस को डेवलप कर रहे हैं, रेवेन्यू को डेवलप कर रहे हैं। और ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रैंक या पोजीशंस। ये व्यवस्था सबसे पहले खलीफा अब्बास सईद के द्वारा शुरू की गई थी और चंगेज खान और तैमूर ने भी अपनाया था। तो सीधी सी बात है कि इसकी शुरुआत कोई और कर रहा है, लेकिन इसका यूज ज्यादा फेमस कौन करा रहा है, तो ये थोड़ा सा मिक्स होता है। अब यहां पर उद्देश्य क्या होता है, मनसब वॉज द बेसिस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी हमने देख लिया, मिलिट्री ये दोबारा आ गया है। अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में इसकी शुरुआत की। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगी इनका सिस्टम। अब क्या है, ये मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। दैट मीन्स देखिए डीजीपी से आप कहां तक गए थे, डीजीपी, डीजीपी से एडीजीपी, ठीक है, एडीजीपी से आप आईजी, आईजी से आप डीआईजी, ऐसा ऐसा करते करते ही पूरा, तो ये क्या हो गया, एक हायरार्की है, या हम इसको दशमलव सिस्टम कह सकते हैं। और इस व्यवस्था में यहां पर 66 श्रेणी हुआ करती थी, जबकि यहां की व्यवस्था में कितनी है, यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड मतलब एसपी के ऊपर कहे जाते हैं, डीएसपी से आप देखेंगे सेकंड ग्रेड कहे जाएंगे। तो यहां पर 66 थी, यहां पर आज की डेट में थोड़ा सा कम देखने को मिलेंगी, जो 10 से 10,000 के बीच में हुआ करती हैं। दैट्स ऑल, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। हालांकि बाद में हम देखें अकबर के टाइम पीरियड के बाद इसमें एक और पद जोड़ दिया गया और इसकी संख्या 12,000 तक जाने देखने को मिलती है। लेकिन क्या होता है, उच्च मनसब हायर पोस्ट का क्या होती हैं, वो केवल और केवल शाही परिवार को प्राप्त होती हैं। ये पॉइंट आप क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। शाही परिवार का मतलब है रॉयल ब्लड, रॉयल ब्लड का मतलब है मुगल सल्तनत के वारिस या मुगल सल्तनत के उत्तराधिकारी को ही मिलता है। जिसमें मुगलों का ब्लड है वही जो है उच्च मनसब प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जिसने यूपीएससी क्रैक किया है उसे ही आईपीएस का दर्जा दिया जाएगा। समझ में आया। लेकिन कभी कभी आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन भी दिया जाता है, जैसे स्पोर्ट्स कोटे में अभी आप देखेंगे हिमा दास को बना दिया गया है डीएसपी। ठीक है, आप देखेंगे हरभजन सिंह वो भी डीएसपी हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई स्पोर्ट्स कोटे से आने वाले लोगों को क्या कर दिया जाता है, एक प्रमोशन दे दिया जाता है और उन्हें हायर पोस्ट दे दी जाती है, उच्च मनसब दे दिया जाता है। जैसे मानसिंह और टोडरमल के रिस्पेक्ट में हम समझ सकते हैं। लेकिन क्यों, क्योंकि ये राजपूत फैमिली से आते हैं, ये रॉयल ब्लड से नहीं आते, मुगल फैमिली से नहीं आते, लेकिन फिर भी इन्हें ये पोजीशन दे दी गई है बिकॉज बिकॉज ऑफ द दैट मीन्स उनके कुछ अचीवमेंट की वजह से। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब उनको वेतन जो है वो वेतन उनका क्या किया जाता है, दैट वॉज फिक्स इन फॉर्म ऑफ द मनी। हाँ, उनको वेतन दिया जाएगा, मान के चलिए 10,000 रुपया, 10,000 रुपए आपको देंगे, मतलब मान लीजिए समझने के लिए। लेकिन ये जो है भुगतान जो है वो सैलरी वो इस पैसे के रूप में नहीं किया जाता, वो जागीर के फॉर्म में किया जाएगा, मतलब जमीन के रूप में दिया जाएगा, मतलब लैंड दिया जाएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो लैंड के फॉर्म में दिया जाने वाला भुगतान होगा, लेकिन फिक्स पहले से ही कर दिया जाएगा। क्या ये पद अनुवांशिक होंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट मींस कि जेनेटिक होंगे, नो, ठीक है, अनुवांशिक बिल्कुल नहीं होंगे। मनसबदार की डेथ के बाद ये पोस्ट अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस पर हम देखेंगे कैपेबल व्यक्ति को ही बिठाया जाता है, ये वाली व्यवस्था देखने को मिलेगी। द persons were generally appointed at low mansab। सामान्यतः व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है कांस्टेबल, और कांस्टेबल से वो अच्छा काम करता है तो उसे हेड कांस्टेबल बना दिया जाएगा, अच्छा काम करेगा तो एएसआई बना दिया जाएगा, और अच्छा काम करेगा तो एसआई बना दिया जाएगा, और इसके बाद हम इंस्पेक्टर देखते हैं, ऐसा ऐसा ये वही व्यवस्था होती है। लेकिन यदि किसी ने कुछ गड़बड़ किया तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे डिमोशन भी कर दिया जाएगा, उसको टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा, जैसा आज की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। आज भी आप देखेंगे जो किसी का जो प्रमोशन है वो रुक जाता है, किसी को टर्मिनेशन किया कर दिया जाता है, गवर्नमेंट उसको हटा देती है, ऐसा ऐसा आज भी देखने को मिलता है। अभी आप देखेंगे एक अमिताभ चौधरी यूपी के एक आपके आईपीएस हैं, उन्हें क्या कर दिया गया है कि उन्हें जो सेवा है उससे बर्खास्त कर दिया गया, और उन्होंने अपने घर के आगे लिखवा दिया है जबरिया रिटायर्ड, है ना, मतलब जबरदस्ती रिटायर्ड किए गए अधिकारी। तो ये एक तरह से हम वहां से समझ सकते हैं। अब अकबर के अंतिम वर्षों में क्या होता है, इसमें और कैटेगरी देखने को मिलती है।
इन द लास्ट ईयर ऑफ द अकबर, अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में अकबर क्या करता है, इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। एक होता है जात और एक होता है सवार। जैसे हम देखते हैं क्या होता है कि डीएम होता है, इसको ऐसे समझ लो, जैसे हम देखेंगे एक सिटी में एक डीएम होता है और एक एसपी होता है। एसपी को काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और डीएम का काम होता है रेवेन्यू और सारी सारी चीजें, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखना, ये किसका काम होता है, डीएम का काम होता है। ठीक है, तो ये सिटी में दो खास अधिकारी होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अकबर ने रियलाइज किया कि यदि दोनों पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में हो तो वो क्या होता है, वो निरंकुश हो जाता है, ऑटोक्रेटिक हो जाता है। इसी वजह से उसने क्या किया कि कैटेगरी बनाई, एक को कहा जात, एक को कहा गया सवार। जैसे एक डीएम हो गया, एक हो गया एसपी। और पुलिस व्यवस्था मतलब सिपाही कहां होंगे, सिपाही होंगे एसपी के पास, सोल्जर्स किसके पास होंगे, ये ऑर्डर देगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन देगा, ये ऐसे समझ लीजिए। तो जात शब्द से व्यक्ति के वेतन का बोध होता है, तो दैट मीन्स ठीक है डीएम है ना, आप देख लीजिए डीएम है और वो पावरफुल ज्यादा होता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो यहां जात शब्द जो है वो ये बताता है उसका सैलरी क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, उसका पावर क्या होगा, तो ये बताता है जात, ये बताता है जात की रिस्पेक्ट्स को, ये जात की पोजीशंस को बताता है। सवार क्या बताएगा, सवार ये बताएगा कि उसके अंतर्गत कितने सिपाही हैं, कितने घुड़सवार हैं, कितनी सेना है, कितनी आर्मी है, ये बताता है उसकी पोजीशन। मतलब कह सकते हैं कि उसने पहले दोनों एक ही पोजीशन हुआ करती थी, अब बाद में जाके उसने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसा आज की व्यवस्था में डीएम है, आज की व्यवस्था में एसपी है, वैसे ही आप डीएम को जात कह लीजिए, एसपी को आप कह लीजिए सवार कह लीजिए, और दोनों व्यवस्था को कंपेयर कर लीजिए, तो ये आपका हो जाता है मनसबदारी सिस्टम। गॉट इट माई पॉइंट, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट। ठीक है, ये मनसबदारी सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, और मैंने इसको थोड़ा आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। और डीजीपी से आपको हायरार्की आपको आनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आप इसी सिस्टम से होकर गुजरेंगे। ठीक है, कांस्टेबल से लेकर आपने जो सफर किया है वो आपका पता होना चाहिए। ठीक है, और हमारे पुलिस सिस्टम में चार ही एंट्री पॉइंट हैं, ध्यान दीजिएगा, चार ही एंट्री पॉइंट है। जबकि यदि आप लंदन में जाते हैं तो आपका एंट्री पॉइंट एक ही होता है, कांस्टेबल, कांस्टेबल से ही सब भर्ती होकर डीजीपी की ओर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा सिनारियो में फर्क है, और हमारे यहाँ ये चीज होती है, इस तरीके की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। बराबर है। अब देखो यहां पर आप देखेंगे कि अकबर के समय पर यह नियम था कि किसी भी मनसबदार का पद सवार पद और उसके जात पद से अधिक नहीं हो सकता। मतलब कह सकते हैं कि देखिए अब पोजीशन है, ठीक है, मतलब आप देखिए कि भाई कि जात पावरफुल होगा या सवार पावरफुल होगा, तो उन्होंने क्या है, जात को थोड़ा सा इस तरीके से पावर दे रखी है, और इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे इसको इस पॉइंट से समझ सकते हैं, एक और भी समझ लीजिए। जैसे हम देखते हैं नॉर्मल पुलिस सिस्टम में धारा 144 लगानी है तो वो एसपी नहीं लगा सकता, दिस 144 इज एप्लीकेबल बाय द डीएम ओनली। लेकिन कमिश्नर सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा, कमिश्नर सिस्टम में पावर किसको दी जाती है, एसपी, या कह सकते हैं कि वो भी लगा सकता है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये मैंने करंट सिनारियो की रिस्पेक्ट में बताया है। और कमिश्नर सिस्टम अभी रिसेंटली कानपुर और बनारस में लगाया गया है, यदि आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर से फैमिलियर हैं। या दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा कमिश्नर सिस्टम, या मुंबई में आपको देखने को मिलेगा, और वहां पर जो है आईपीएस को पावर दी गई है। इस वजह से कई आईएएस जो लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश में भी यही चलने की बात हो रही थी। ठीक है, इंदौर और भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लागू करने की बात की गई, लेकिन आईपीएस एसोसिएशन ने इसका आईएएस एसोसिएशन ने इसका विरोध किया और ये बात नहीं इंप्लीमेंट हो पाई। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसकी वजह से ये सिस्टम ये है, ऐसा आप ऐसा ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आईने दहशाला। तो ये मनसबदारी सिस्टम क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखते हैं आगे, और आगे हमें समझना है आईने दहशाला। अब देखो क्या होता था, आईने दहशाला एक आपका रेवेन्यू से रिलेटेड व्यवस्था है। कब शुरू की गई? तो इट वाज स्टार्टेड इन द 24th ईयर ऑफ द
ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अकबर, अकबर के 24वें वर्ष में आपको देखने को मिलेगी। इसे बोला जाता है टोडरमल व्यवस्था या जब्ती प्रणाली, ठीक है, बिकॉज इसके पीछे कौन है, टोडरमल है, और टोडरमल इज नथिंग बट दैट इज द फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली है, ठीक है। जीएसटी जो है वो कंसेप्ट किसका था, वो कंसेप्ट दिया गया था आपकी शायद मतलब 13वें आयोग के द्वारा दिया गया, फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशंस की थी, लेकिन इसको पूरा करने का श्रेय जाएगा अटल बिहारी सॉरी आपके अरुण जेटली को जाएगा। तो वही चीज है, तो जीएसटी कह लो या अरुण जेटली व्यवस्था कह लो, बात एक ही हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है इसमें, अब थोड़ा उसको समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि अब देखो बेसिक्स कंसेप्ट होता यह है कि टैक्स कितना वसूला जाए, इसको लेकर थोड़ा सा असमंजस होता है। और क्या होता है कि हर वर्ष क्या है, टैक्स की दर अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत 10 वर्ष का एवरेज कैलकुलेशन लिया। होता यह है कि मान के चलिए पहले वर्ष आपका 100 किलो आपका अनाज निकला, अगले वर्ष आपका 80 निकला, एक अगले वर्ष आपका 70 निकला, अगले वर्ष आपका 150 निकला, अच्छी बारिश हो गई, और इस वर्ष 20 ही निकला क्योंकि शायद आपका ड्रॉट आ गए या आपके अकाल पड़ गए, ठीक है भाई। किसी समय आपका अकाल का प्रभाव और रहा तो ये 30 रहा, ठीक है, और फिर आपका 70 हो गया, फिर आपका 100 हो गया। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि हर वर्ष में कुछ ना कुछ घटना हो रही है, कभी कम कभी ज्यादा, और इन चीजों का, इस उत्पादन का, इस दैट मींस ट्रांजैक्शंस का एक एवरेज वैल्यू ली गई, और इस एवरेज वैल्यू को 1/3 डिसाइड कर कर जो है वो टैक्स वसूला गया। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द एवरेज प्रोडक्शंस, ठीक है। 10 वर्ष के उत्पादन, 10 वर्ष के उत्पादन, और दैट मीन्स ठीक है जो उनकी जो मूल्य है जो भी चल रहे हैं, प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ द क्रॉस वाज डिराइव्ड एंड 1/3 ऑफ दैट एवरेज वाज चार्ज एज ए रेवेन्यू। तो उसका 1/3 जो है वो कर वसूला गया, और ये एवरेज व्यवस्था के आधार पर था। तो इससे ये हुआ कि यदि आपका मान के चलिए किसी समय उत्पादन कम होता है या किसी समय उत्पादन ज्यादा होता है, तो उसके लिए उन्होंने एक फिक्स व्यवस्था कर दी गई, और इसका भुगतान नगद में किया जाता था, दैट इज इन द कैश फॉर्म। यही है आपकी आईने दहशाला, ठीक है। इस व्यवस्था के तहत खास बात यह है कि गवर्नमेंट जो है और गवर्नमेंट के बीच में क्या होते हैं, ये ब्रोकर होते हैं या बिचौलिए होते हैं, ठीक है। इन बिचौलियों को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। या नीचे कौन होते हैं, फार्मर होते हैं, और फार्मर इज टोटली कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट, और ये कनेक्ट व्यवस्था को कहा जाता है रैयतवाड़ी सिस्टम। तो जब किसान जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट से टच में होता है और डायरेक्ट टैक्स देता है, तो इस व्यवस्था को कहा जाता है आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। देखिए नरेंद्र मोदी साहब जो है मन की बात करते हैं, ये क्या है, मन की बात भी वही चीज है जिससे ये लगता है कि प्रधानमंत्री से व्यक्ति जो है वो कनेक्ट है, कहां पर, आपके साउथ में है, दक्षिण तक है, वो सॉरी मतलब कह सकते हैं कि वो बॉटम तक है। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर है, देखो प्राइम मिनिस्टर हमसे बात कर रहा है, फार्मर क्या सोचता है, बोला यार हमें, हमसे फार्मर मतलब हमारा प्राइम मिनिस्टर हमसे बात करता है। और दूसरा आप देखेंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर कैसे बात करता है, दैट इज एफएम से बात करता है, वीडियो, और एफएम जो देखते हैं कि आज की डेट में आप हर व्यक्ति के पास है। यदि आप मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन सबके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले यदि किसी के पास फोन नहीं हुआ करता था, स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, तब भी एफएम हुआ करता था। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने मन की बात पहुंचाना, ये कंसेप्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। और दूसरा बात यह है कि दूसरे की बात ना सुनना, ये भी हम कह सकते हैं। तो एक प्रकार का मन की बात एक रैयतवाड़ी सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं और कह सकते हैं। दैट्स ऑल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसके लिए सीधे सीधे गवर्नमेंट को टैक्स भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका जो है किसान होता है, फार्मर होता है, ये होता है आपका रैयतवाड़ी सिस्टम। ऑल राइट, क्लियर है। तो ये व्यवस्था हमें देखने को मिल चुकी हैं, हमने ये भी देख लिया है। अकबर के ये जेम्स हैं, इनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली दोबारा स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गई हैं कुछ, ठीक है। ये अमर सिंह नहीं है एक्चुअली, ये आपके अबुल फजल हैं, ठीक है। और इनके ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तानाशाही में जो कह रहा हूं वो सुनो,
हाँ बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो देखो वही चीज है कि मन की बात का उद्देश्य क्या है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, लोगों की बात को सुनना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपकी देखने को मिल जाती है। ये 9th जेम्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, ठीक है। टोडरमल है, मानसिंह है, खाने खाना है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा हमें नहीं समझना है। तानसेन जो होते हैं वो रामचंद्र के दरबार में होते हैं, ये बघेलखंड से रिलेटेड होते हैं, बाद में जाकर अकबर के जो दरबार है उसमें ये आते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं गुरु जो है, इनके गुरु जो हैं वो क्या होते हैं कि हरिदास होते हैं, और ये और एक और होते हैं मोहम्मद गौस, और ये मोहम्मद गौस का मकबरा आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। तानसेन समारोह ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो थोड़ा थोड़ा सा आप देख सकते हैं। इसके अलावा अकबर की पॉलिसीज हमें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया था, अकबर की पॉलिसीज, और उसने अपना जो उसका प्रॉब्लम था उसको भी हमने समझ लिया है। उसका प्रॉब्लम था एम्पायर का एक्सपेंशन, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स, रेवेन्यू रिफॉर्म्स। इसके अलावा हम देखेंगे कि वो कैंपेन कर रहा है, आर्टिकल नंबर 1 यूनाइटेड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। राजपूतों से क्या फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है, राजपूतों का उपयोग करना चाहता है, और उसकी पॉलिसीज में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा उसके पास प्रॉब्लम्स में ये था कि शांति व्यवस्था बना के रखना, दैट मीन्स जो उस पर लिबरल का प्रभाव है वो सब हमें देखने को मिलेगा। तो ही इज मेकिंग दिस काइंड ऑफ द पॉलिसीज, ठीक है। राजपूत पॉलिसीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे आईने दहशाला, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। वो टैक्सेस को खत्म कर देता है, सभी को एक साथ लाने की कोशिश करता है। तो ये उसकी पॉलिसीज में देखने को मिलता है। आउट ऑफ दीज, इन सभी कारणों की वजह से अकबर को हम महान सम्राट की कैटेगरी में रखते हैं। ध्यान देना, लड़ाइयों या युद्ध से कोई महान नहीं हो जाता, वो अपनी पॉलिसीज की वजह से महान होता है। आप हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाएंगे तो आप महान नहीं कहे जाओगे, ये समय है और ये आपको बता दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो यहां पर अब हम बात करने वाले हैं उनके आर्किटेक्चर के कंट्रीब्यूशंस की ओर, ठीक है। तो उनका आर्किटेक्चर का कंट्रीब्यूशंस क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ जो है जहांगीरी पैलेस, अकबरी महल, ये सारी चीजें बना, ये एक मिनट रुकना। ये है फोर्ट ऑफ आगरा, आगरा का किला, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द अकबर, अकबर के शासनकाल में देखने को मिलता है। और ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं। आगरा वालों ने देखा भी होगा, ठीक है। और यहां से हम समझ सकते हैं, ठीक है, आगरा, ठीक है। और आगरा महल के अंतर्गत यहाँ पर कुछ प्लेसेस भी बनाए जाते हैं, जैसे जहांगीरी पैलेस, अकबरी महल, ये सब इस किले के अंतर्गत है, ठीक है। तो आगरा का किला दैट इज आगरा में आपको देखने को मिलेगा। ये है जहांगीरी पैलेस, ठीक है। यहां से भी आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। इस आगरा के महल के इस भाले भाग से आपको डायरेक्ट ताजमहल दिखाई देता है, ठीक है। ये बाद में बनाया जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन कनेक्शन थोड़ा सा जोड़कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये है आपका अकबरी महल, और ये भी एक बड़ी खूबसूरत इमारत है जो कि आपका इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगी। आगे हम देखते हैं कुछ और कंट्रीब्यूशंस। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी हमने किसकी मेमोरी में याद किया था, फतेहपुर सीकरी हमने गुजरात की विजय में बनाया था, याद करिए, फतेह हमने हासिल की थी, और ये आगरा से 40 किलोमीटर दूर ही है, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं, दिस इज द दैट इज टॉम्ब ऑफ द सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती हमने देखे थे, याद करिए, मैंने आपको बुलंद दरवाजा बताया था, और बुलंद दरवाजे के जस्ट बैक में आपको ये दरगाह मिलेगी। खास बात यह है कि यदि आपको शायद कभी जाने का मौका मिले तो यहां पर जो आपको विंडो दिखाई दे रही है, यहां पर आपको धागा बांधना होता है। यदि आपकी कोई मन्नत है, यदि आपकी कोई डिजायर है, यदि आपकी कोई इच्छा है जो आप खुदा से या अल्लाह से या आप कह सकते हैं गॉड से मांगना चाहते हैं, तो वो आपको वहां धागा बांधना होता है, ऐसी मान्यता है। और ये धागा आप बांध के आइए, जैसे आपने 3 मन्नत मांगी, ठीक है। जनरली 3 ही मांगते हैं, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा ना कि हमने सब कुछ मांग लिया, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिएगा 3 धागे आपको बांधने होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि यदि आपकी मन्नत पूरी हो गई है, उस धागे को आपको खोलकर आना होता है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये है आपका कंसेप्ट सलीम चिश्ती का, और ये कितना प्राचीन है। तो ये सीधा सीधा बात है, ये है कि एक आस्था का विषय है, दैट मीन्स, ठीक है। और यदि आप इसको मानते हैं तो एक कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है। मुझे भी एक दिन यहाँ दोबारा जाना है, ठीक है। मेरे भी कुछ धागे यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। तो ये है पंचमहल, दैट इज पंचमहल इज लोकेटेड इन द फतेहपुर सीकरी, और ये कुछ पिरामिड के आकार का बना हुआ आकृति है, ठीक है। ये पिरामिड के शेप में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
आगे हम देखेंगे जामा मस्जिद, दैट इज ऑल्सो इन द फतेहपुर सीकरी। ये जामा मस्जिद है, ये भी आपको वहां देखने को मिलेगी, है ना। तो फतेहपुर सीकरी में काफी बहुत सारी चीजें हैं। एंड दिस इज द ग्रेट बुलंद दरवाजा, ठीक है, ये है वो बुलंद दरवाजा जिसकी चर्चा मैंने अभी अभी आपसे की है। तो ये भी खास इमारत है जो आपको अकबर के शासनकाल में देखने को मिलती है, ठीक है। काफी खास चीजें हैं, काफी इंटरेस्ट आता है, यदि आप कभी जाने का मौका मिले तो जरूर देखिएगा, ठीक है। आगरा वाले गए हैं नहीं गए हैं, क्योंकि क्या होता है आगरा वाले वहीं नजदीक होते हैं, कभी गए नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये है हिरन मीनार, ठीक है, हिरन मीनार दैट इज इन द फतेहपुर सीकरी। एक्चुअली ये मीनार का उपयोग क्या किया जाता था, इन मीनार का उपयोग किया जाता था माइलस्टोन के संदर्भ में। जैसे होता है ना कि नेशनल हाईवे लिखा हुआ है और उसका नंबर लिखा होता है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर लाइक दिस, तो ये इनका उपयोग कुछ इस तरीके से किया जाता था। और दूसरा हम कह सकते हैं मेरा भी धागा है मन्नत पूरी ना हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं है, किसी दिन जरूर मिलते हैं और वहीं मिलते हैं और धागा खोलते हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा मैं दुआ करता हूँ, और फिर धागा खोलने हम साथ में चलेंगे, ठीक है। हालांकि मेरी मन्नत पूरी हो चुकी है, ठीक है, काफी बड़ी उधारी हो गई है अब ऊपर वाले पे। चलो ठीक है, मान्यता का विषय है भाई, ठीक है, ये आस्था का विषय है, ये मतलब हिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दैट इज माय थॉट्स एंड माय बिलीव, और ये आपका भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अ, आगे हम देखते हैं कि इनके टाइम पे कुछ और काम किए जाते हैं, ठीक है। इनके काम क्या किए जाते हैं, तो ये लिटरेचर्स को बहुत पसंद करते हैं। ही वॉज वेरी वेरी दैट मीन्स इंटरेस्टेड इन द लिटरेचर्स एंड ही इज गोइंग टू ट्रांसलेट सो मेनी बुक्स। तो इनके टाइम पे कई बुक्स का काम किया जाएगा। और अब्दुल रहीम खाने खाना जो है वो रहीम सतसई जो है वो क्या करते हैं उसको लिखते हैं। और ये होता है कलेक्शन ऑफ दोहा, दोहों का कलेक्शन होता है रहीम सतसई, अब्दुल रहीम खाने खाना। आईने अकबरी, दिस इज वेरी वेरी फेमस बुक्स एंड दिस वेरी फेमस बुक्स इज रिलेटेड टू द अबुल फजल। ये अबुल फजल के द्वारा बताई जाती हैं, जो एक बहुत अच्छा सोर्स है इंडियन मुगल हिस्ट्री को जानने का। मतलब जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, मनसबदारी सिस्टम, आईने दहशाला सिस्टम या डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स, इन सिस्टम्स के बारे में जानकारी यहीं से मिलती है, ठीक है। आईने अकबरी का ही एक पार्ट है अकबर नामा, और ये तीसरा पार्ट है ऐसा कहा जाता है, दिस इज द थर्ड पार्ट। इसके अलावा कुछ और बुक हैं जिसे मुंतखाफ उल तवारिक, और ये लिखा है बदायनी ने लिखा है। बदायनी जो है वो क्रिटिसाइज करता है, एक्चुअली बदायनी जो है वो कट्टर है। कट्टर का मतलब क्या है, वो कट्टर मुस्लिम है और वो बोलता है कि भैया दास प्रथा मत खत्म करो, टैक्स खत्म मत करो, ठीक है, ये जजिया मत खत्म करो, ऐसी ऐसी चीजें कि बेस पर वो अकबर का आलोचना करता है, अकबर को क्रिटिसाइज करता है, और वो अपने विचार इस बुक में लिखता है, ठीक है। लिटरेचर्स का ट्रांसलेशन का काम भी किया गया है, जैसे रामायण का ट्रांसलेशन बदायनी करता है, एंड दिस इज इन द पर्शिया, ठीक है, पर्शियन भाषा में, वहां की फारसी भाषा में ट्रांसलेशन का काम करते हैं। इसके अलावा लीलावती, लीलावती एक मैथ्स की बुक होती है जिसका ट्रांसलेशन फैजी करता है। अथर्ववेद का ट्रांसलेशन इब्राहिम सरहिंदी करते हैं। तो ये ट्रांसलेशन भी इनके टाइम पर काफी कुछ देखने को मिलता है। एंड महाभारत, महाभारत का ट्रांसलेशन जो है उसे कहा जाएगा रम्जनामा, ठीक है, रज्मनामा, ठीक है, सॉरी। तो रज्मनामा दैट वाज द बुक ऑफ द ट्रांसलेटेड ऑफ द महाभारत, ठीक है। महाभारत एक्चुअली बड़ा है, ठीक है, इसमें आप देखो, इसलिए इसमें कोई नहीं मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेंगे 1 लाख श्लोक देखने को मिलेंगे, और 1 लाख श्लोक जब मिलते हैं तो कोई एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें एक व्यक्ति का नाम देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और ये है भगवत पुराण, और भगवत पुराण का ट्रांसलेशन टोडरमल करते हैं। तो ये कुछ लिटरेचर्स के वर्क हैं जो आपके अकबर से रिलेटेड हैं, और अकबर कुछ इस तरीके के काम कर रहा है। ये कहानी आपको पंचतंत्र अबुल फजल के द्वारा ट्रांसलेट की जाएगी, और ये ट्रांसलेशन के वर्क इनके द्वारा किए जाते हैं। और इस वजह से हम देखते हैं कि अकबर जो है वो महान सम्राट है। अब अकबर ने देखिए आर्टिकल नंबर 1 दिया, अकबर ने क्या लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन दिया, अकबर ने क्या है आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूशन दिया, अकबर ने क्या किया, दैट मीन्स, ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस की नीति अपनाई, ठीक है, जिसे हिंदू ने भी पसंद किया, मुस्लिम ने भी पसंद किया, और बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रहा है। इसीलिए अकबर जो है एक महान सम्राट के रूप में जाना जाता है। तो अकबर से रिलेटेड सारी चीजें हमने देख ली हैं, कोई इसमें समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और अकबर के 3 बेटे होते हैं,
एंड अकबर हैविंग ए फर्स्ट दैट इज सलीम, दानियाल एंड मुराद। मुराद जो है वो साउथ में कैंपेन करने गया था, अभी हमने देखा था। लेकिन अकबर के दो बेटे जो हैं दानियाल और मुराद जो हैं वो सोमरस, नाइन्थ मंडल का सोमरस पीते पीते निपट जाते हैं। ठीक है, मतलब सत्ता किसके हाथ में आनी है? सलीम के हाथ में आनी है, और सलीम को ही इतिहास जानेगा जहांगीर के नाम से, और जहांगीर की चर्चा हम कल करेंगे। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ऑल पॉइंट आर क्लियर? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या नहीं है? ओके, तो आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, और आगे कंटिन्यू करते हुए हम समझेंगे जहांगीर को। ठीक है, तो वी आर जस्ट क्लोज टू द मुगल डायनेस्टीज, हम मुगल डायनेस्टीज के बिल्कुल अंत वाले भाग में हैं। ठीक है, और आगे फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री की ओर बढ़ते बढ़ते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर द डे, गुड बाय, टेक केयर, ऑल राइट।